चलिए जो है आज से हम जो है क्लास 12 का जो है फिजिक्स पढ़ना शुरू करेंगे। क्लास 12 के फिजिक्स में दो पार्ट हैं, दो पेपर हैं। फिजिक्स में दो पार्ट हैं, एक है फर्स्ट पेपर और एक है सेकंड पेपर। तो हम फर्स्ट पेपर ना शुरू करके सेकंड पेपर चालू करेंगे। सेकंड पेपर में एक चैप्टर है जो कि छोटा सा चैप्टर है, प्यारा सा चैप्टर है, वही शुरू करेंगे। अंकीय इलेक्ट्रॉनिकी, अंकीय इलेक्ट्रॉनिकी इसे बोलते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आज जो है हम फिजिक्स में जो है क्लास 12 की फिजिक्स में सेकंड पेपर का जो एक चैप्टर है अंकीय इलेक्ट्रॉनिकी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, उसी को पढ़ना शुरू करेंगे। अच्छा चैप्टर है, प्यारा चैप्टर है, शुरू कर रहे हैं जो है आज यही पढ़ेंगे। पढ़ने में मजा आएगा, छोटा सा चैप्टर है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। क्लास 12, क्लास 12 कौन सा पेपर? सेकंड पेपर। कौन सा पेपर? सेकंड पेपर। उस सेकंड पेपर में जो चैप्टर का नाम है अभी अभी मैंने बताया है, अंकीय इलेक्ट्रॉनिकी। अंकीय इलेक्ट्रॉनिकी, अंकीय इलेक्ट्रॉनिकी इसे बोलते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आज हम अंकीय इलेक्ट्रॉनिकी ने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के जो है चैप्टर शुरू करेंगे। तो आइए इसमें देखते हैं डिजिटल परिपथ। कौन सा परिपथ? डिजिटल परिपथ, या बोल सकते हैं परिपथ। परिपथ, परिपथ दो प्रकार के होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में जो परिपथ होते हैं, सर्किट जो होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला है डिजिटल परिपथ, डिजिटल परिपथ। दूसरा जो है एनालॉग परिपथ, एनालॉग इसे बोलते हैं डिजिटल सर्किट, इसे बोलते हैं एनालॉग सर्किट, एनालॉग सर्किट। तो हम अंकीय इलेक्ट्रॉनिकी में परिपथ के बारे में पढ़ेंगे। परिपथ दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है डिजिटल परिपथ, दूसरा होता है एनालॉग परिपथ। तो इन्हीं परिपथों के बारे में हमें पढ़ना है। तो आइए शुरू करते हैं कि एनालॉग परिपथ होते क्या हैं। आप जो है यहाँ लिखेंगे तो वीडियो रोक के आप जो है नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला शुरू करते हैं क्या? एनालॉग परिपथ। एनालॉग परिपथ, एनालॉग सर्किट। ये क्या होता है? यानी ऐसा परिपथ जिसमें वोल्टेज, क्या? वोल्टेज या फिर धारा, वोल्टेज अथवा धारा, यानी ऐसे परिपथ जिसमें वोल्टेज अथवा जो धारा का मान होता है समय के साथ, किसके साथ? समय के साथ निरंतर बदलता रहे। क्या करे? निरंतर यानी लगातार बदलता रहे। तो ऐसा परिपथ कहलाता है एनालॉग परिपथ। तो एनालॉग परिपथ में क्या बोलेंगे? ऐसा परिपथ, ऐसा परिपथ जिसमें वोल्टेज अथवा धारा का मान समय के साथ बदलता रहता है, उसे हम बोलते हैं एनालॉग परिपथ बोलते हैं। आइए ग्राफ के द्वारा समझते हैं। डिफिनेशंस जो बोला जाए यहाँ पर आप जो है डिफिनेशंस को लिखते चलिए। तो एनालॉग परिपथ क्या होता है कि ऐसा परिपथ जिसमें वोल्टेज अथवा जो धारा का मान होता है वो समय के साथ लगातार निरंतर बदलता रहता है, तो ऐसे परिपथ कहलाते हैं एनालॉग परिपथ। जैसे मान लीजिए आपने एक्सिस के बारे में तो पढ़ा ही होगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो ये मान लीजिए क्या है? एक्स एक्सिस है, ये क्या है? वाई एक्सिस है। ये हमारा क्या है? मूल बिंदु है। वाई एक्सिस पर मान लीजिए किसको दिखा रहा है? वोल्टेज को। किसको दिखा रहा है? वोल्टेज को। किसको दिखा रहा है? वोल्टेज को। और जो एक्स एक्सिस है ये समय को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है? समय को दिखा रहा है। तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस पर वोल्टेज को मान लिए, वो एक्स एक्सिस पर किसको? समय को मान लिए। तो एनालॉग परिपथ बताएं आपको कि ऐसा परिपथ जिसमें वोल्टेज या फिर धारा का जो मान होता है वो समय के साथ लगातार परिवर्तित होता रहे। तो ऐसे परिपथ को बोलते हैं एनालॉग
परिपथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनालॉग परिपथ बोलते हैं। जैसे इसका जो वक्र होता है, इसका जो ग्राफ होता है, ग्राफ ऐसे चलता है। इसका एक साइन वक्र होता है। यहाँ से चले हैं, इधर जानते हैं जो ये पॉजिटिव होता है और ये क्या होता है? नेगेटिव होता है। ये प्लस वाई, ये माइनस वाई होता है। तो आप देख रहे हैं कि एनालॉग परिपथ का जो ग्राफ होता है ऐसे होता है। यानी इसमें जो है पहले मान कितना होता है? 0। उसके मान क्या होता है? मान धीरे धीरे क्या करता है? बढ़ता है। और बढ़ने के बाद एक निश्चित ऊंचाई प्राप्त करता है। मान लीजिए यहाँ पर इसका एक मान देते, मान लीजिए 5 वोल्ट है। कितना है? 5 वोल्ट है। तो एक निश्चित मान प्राप्त करेगा। उसके बाद फिर मान क्या करेगा? घटना शुरू होगा और फिर मान क्या हो जाएगा? इसी के सामने ना, यानी 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद कहाँ आएगा मान? नीचे की ओर आएगा। और किस में आएगा? नेगेटिव में आएगा। फिर मान क्या होगा? एक निश्चित मान के बाद फिर मान क्या होगा? बढ़ेगा। तो जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे वोल्टेज का मान कभी बढ़ रहा हो, कभी घट रहा है। तो वही बताया है कि ऐसा परिपथ जिसमें वोल्टेज, अगर वोल्टेज है तो बी हो जाएगा, धारा है तो क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। तो ऐसा परिपथ जिसमें वोल्टेज अथवा धारा का मान समय के साथ लगातार क्या होता रहे? परिवर्तित होता रहे। तो ऐसे परिपथ क्या कहलाते हैं? एनालॉग परिपथ कहलाते हैं। एनालॉग परिपथ का जो ग्राफ होता है कुछ ऐसा होता है। तो आप इसे क्या करेंगे? परिभाषा लिख लेंगे कि ऐसा परिपथ जिसमें वोल्टेज अथवा धारा का मान समय के साथ निरंतर लगातार बदलता रहता है, ऐसे परिपथ एनालॉग परिपथ कहलाते हैं। और जो उसका ग्राफ होता है कुछ ऐसा होता है। अरे बोलिए, इतना समझ में आया? अब हम पढ़ते हैं क्या? डिजिटल परिपथ। यहाँ लिख देंगे क्या? डिजिटल। ये सुविधा सिर्फ किसके पास है? मेरे पास है, आपके पास नहीं है। इंग्लिश हो जाएगी डिजिटल सर्किट। डिजिटल सर्किट एकदम आराम से पढ़ेंगे, अमूल माचो बड़े आराम से। तो आइए डिजिटल परिपथ के बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है डिजिटल परिपथ? तो आइए, डिजिटल परिपथ ऐसे परिपथ जिसमें वोल्टेज अथवा धारा के केवल 2 ही स्तर होते हैं। 2 ही स्तर का मतलब या तो मान क्या होगा? 0 होगा, या तो कोई निश्चित मान होगा। कोई निश्चित मान होगा। तो ऐसे परिपथ कहलाते हैं डिजिटल परिपथ। यानी डिजिटल परिपथ में वोल्टेज हो चाहे धारा हो, उसके केवल 2 ही मान होंगे। या तो मान उसका 0 होगा, या तो कोई निश्चित मान। निश्चित मान कहने का मतलब या तो मान कितना होगा? 1 होगा, या 2 होगा, या 3 होगा, या 4, 5, 6, 7, ऐसे ऐसे। अरे बोलिए, कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। तो डिजिटल परिपथ में या तो मान 0 होगा, या तो क्या होगा? कोई निश्चित मान होगा। निश्चित मान कहने का मतलब है कि या तो मान 1 होगा, या तो 2, या तो 3, या तो 4, ऐसे बढ़ता जाएगा। तो डिजिटल परिपथ के केवल कितने स्तर होते हैं? 2 स्तर। पहला स्तर या तो 0 होगा, और दूसरा क्या होगा? या कोई निश्चित मान हो, जो कि इन सब में से होगा। अरे बोलिए, इसका ग्राफ कैसा होगा? आइए देख लेते हैं। ग्राफ एक्स एक्सिस और किस पर किया जाता है? वाई एक्सिस पर खींचा जाता है। ये हमारा एक्स है, तो ये क्या है? वाई है। तो इसमें ये क्या मूल बिंदु है ना? 0 है। तो इसमें क्या होता है? केवल 2 स्तर है। पहला या तो 0 होगा, या फिर क्या होगा? कोई निश्चित मान। तो मान लेते हैं कितना? 6 है। तो या तो मान 0 होगा, या तो कितना होगा? 6 होगा। तो क्या करेंगे? यहाँ से ऐसे खींच दीजिए। अरे बोलिए, तो या तो मान कितना होगा? 0 होगा, या तो फिर कितना होगा? अगर वोल्टेज है तो क्या हो जाएगा? 6 वोल्ट। धारा तो क्या हो जाएगा? 6 एम्पियर हो जाएगी। अरे बोलिए, या फिर आप इधर भी करना चाहे ऐसे, ये भी आप कर सकते हैं ऐसे। यहाँ भी इसके सामने तो मान कितना होगा? 0। और इसके सामने तो मान कितना होगा? 6 होगा। अरे बोलिए, तो डिजिटल परिपथ में परिभाषा क्या लिखेंगे? इसकी डिफिनेशन क्या लिखेंगे? ऐसे परिपथ, ऐसे परिपथ जिसमें वोल्टेज अथवा धारा, वोल्टेज अथवा धारा के केवल कितने स्तर होते हैं? 2 स्तर होते हैं। या तो कितना होगा? 0 होगा, या तो कोई निश्चित मान होगा। तो ऐसे परिपथ कैसे परिपथ कहलाते हैं? डिजिटल परिपथ कहलाते हैं, जो कि ग्राफ ये है। बोलिए, समझ में इतना आया? मिटा दिया जाए भाई। तो हम लोग समझ गए हैं एनालॉग परिपथ और डिजिटल परिपथ क्या होता है। अब हम समझेंगे क्या? बाइनरी नंबर सिस्टम। क्या समझेंगे? बाइनरी नंबर सिस्टम। हिंदी होती है द्विआधारी संख्या पद्धति। द्विआधारी संख्या, द्विआधारी संख्या पद्धति। इसे इंग्लिश में बोलते हैं बाइनरी। क्या बोलते हैं?
बाइनरी, BINARY, बाइनरी नंबर सिस्टम। अरे बोलिए। तो अब हम पढ़ेंगे द्विआधारी संख्या पद्धति। जैसा कि आपको देख रहे हैं, देखने में आ रहा, नाम से स्पष्ट है, द्विआधारी संख्या पद्धति। संख्या मतलब नंबर होती है। एक बात यहाँ, इसे पढ़ने से पहले एक बात समझ लीजिए, अगर हम कहेंगे शून्य, क्या बोलेंगे? शून्य। तो शून्य आप ऐसे लिखेंगे हिंदी में। एक बोलेंगे तो आप एक का एक लिखेंगे। लेकिन अगर हम जीरो बोलेंगे तो जीरो ऐसे लिखा जाएगा, और वन बोलेंगे तो वन को ऐसे लिखेंगे। तो अगर हिंदी में शून्य बोल रहे हैं तो शून्य से हिंदी में लिखेंगे, एक बोल रहे हैं तो हिंदी में ए का एक लिखेंगे। लेकिन बोल रहे हैं जीरो तो जीरो का सिंबल बनाओगे, एक बोल रहे हैं तो एक का क्या बनाओगे? सिंबल बनाओगे। बात समझ में आ रही है भाई? तो द्विआधारी संख्या पद्धति। संख्या मतलब नंबर, द्वि मतलब होता दो, द्वि मतलब दो होता, आधारी मतलब आधार, आधारी मतलब आधार, यानी ऐसी संख्या पद्धति, यानी ऐसी संख्या जिसके कितने आधार होते हैं? केवल दो आधार होते हैं, उसे बोलते हैं द्विआधारी संख्या पद्धति। ये तो समझने के लिए है। अरे बोलिए। तो क्या बोलेंगे? ऐसी संख्या पद्धति जिसके केवल कितने आधार होते हैं? दो आधार होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? द्विआधारी संख्या पद्धति। तो कई भाई ये दो आधार का आखिर नाम क्या है? तो इस दो आधार का नाम है जीरो। क्या? जीरो और क्या? वन। अरे बोलिए। तो द्विआधारी संख्या पद्धति का आधार कितना होता है? दो होता है। और उस दो आधार का नाम क्या है? एक जीरो है और दूसरा क्या है? वन है। अरे बोलिए। तो क्या बोलेंगे? किसी भी संख्या पद्धति को, किसी भी संख्या पद्धति को या किसी भी संख्या को निरूपित करने के लिए, अरे बोलिए, निरूपित करने का मतलब होता है प्रेजेंट करना। तो किसी भी संख्या को प्रेजेंट करने के लिए, अरे बोलिए, किसी भी संख्या को प्रेजेंट करने के लिए एक जो दो संख्याओं का प्रयोग किया जाता है, अरे बोलिए, जिसे हम क्या बोलते हैं? द्विआधारी संख्या पद्धति। जिसके कितने आधार होते हैं? दो आधार होते हैं, जीरो और क्या? वन। जीरो और वन। जीरो व वन को बोलते हैं बिट। क्या बोलते हैं? बिट, BIT, बिट। क्या बोलते हैं? बिट बोलते हैं। तो जो द्विआधारी संख्या का पद्धति का जो आधार दो होता है, जीरो व वन, उसी जीरो या वन को क्या बोलते हैं? बिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिट बोलते हैं। बात समझ पाए? तो क्या बोलेंगे? ऐसी संख्या पद्धति जिसको प्रेजेंट करने के लिए ऐसी संख्या पद्धति जिसके केवल कितने आधार होते हैं? दो आधार होते हैं, द्विआधारी संख्या पद्धति कहलाता है। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा, द्विआधारी में आधार कितने होते हैं? दो, जीरो व वन। तो इसकी डिफिनीशन कैसे लिखा जाएगा? डिफिनीशन हम बोल देते, क्योंकि यहाँ लिखेंगे तो टाइम वेस्ट होगा, तो बोल दे रहे हैं। तो ऐसी किसी भी संख्या या किसी भी संख्या को निरूपित करने के लिए, निरूपित मतलब प्रेजेंट, तो लिखेंगे किसी भी संख्या को निरूपित करने के लिए केवल दो अंक जीरो व वन प्रयुक्त किए जाते हैं। अरे बोलिए, जिसे हम क्या बोलते हैं? द्विआधारी संख्या पद्धति कहते हैं। इसका आधार कितना होता है? दो होता है, जीरो व वन। और इसी आधार जीरो या वन को बोलते हैं बाइनरी नंबर। क्या बोलते हैं? बाइनरी नंबर बोलते हैं। तो जीरो वन को क्या बोलते हैं? बाइनरी नंबर। और इसी बाइनरी नंबर का एक नाम होता है बिट। क्या होता है? बिट, BIT, बिट। तो अगर कोई पूछे बिट क्या होता, तो बोलेंगे बाइनरी नंबर जो जीरो वन होता है, इसी को क्या बोलते हैं? बिट बोलते हैं। बात समझ में आई भाई? तो द्विआधारी संख्या पद्धति में आधार कितना? दो होगा। अरे बोलिए। तो आप वीडियो को रोक के अच्छे से जो है नोट कर लेंगे डिफिनेशंस को। अब हम देखेंगे सम ऑफ बाइनरी नंबर, यानी द्विआधारी संख्या पद्धति का योग। क्या देखेंगे? द्विआधारी संख्या पद्धति का योग, संख्या पद्धति का योग। अगर ये बोलेंगे एडिशन ऑफ बाइनरी नंबर, क्या बोलेंगे? बाइनरी नंबर। अरे बोलिए। तो एडिशन ऑफ बाइनरी नंबर, हाँ, एडिशन ऑफ बाइनरी नंबर। अरे बोलिए। तो आइए देखिए, बाइनरी नंबर क्या क्या होते हैं? जीरो व वन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? जीरो धन जीरो को ऐड करेंगे। तो जब जीरो जीरो को ऐड किया जाता है तो मिलता है जीरो। क्या मिलता है? जब बाइनरी नंबर जीरो जीरो को ऐड करते तो क्या मिलता है? जीरो मिलता है। जब जीरो को और किसको? वन को ऐड करते तो मिलता है वन। क्या मिलता है? वन मिलता है। जब वन और जीरो को ऐड करते हैं तब भी क्या मिलता है? वन मिलता है।
लेकिन जब 1 और 1 को ऐड करते हैं तो मिलता है 10। क्या मिलता है? 10। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, दिमाग बस 0 0 को ऐड करेंगे 0, 0 1 को ऐड करेंगे 1, 1 0 को ऐड करेंगे 1, और 1 1 को ऐड करेंगे क्या मिलेगा? 10 मिलेगा। जैसे कहीं 1 धन 1 धन 1, अब इसको ऐड करोगे तो वो 1 1 1 3 नहीं होगा। अरे बोलिए 1 1 1 को ऐड करोगे तो क्या मिला? 1 1 होगा, बाकी 2 1 है ना, इसके साथ में डबल 0 हो जाएगा। अरे बोलिए तो बाइनरी नंबर को ऐसे करते हैं 0 0 0 0 1 1। ऐसा बिल्कुल मत करना कि 0 में 1 ऐड किया तो 1 मिला, 1 में 0 और 1 में 1 ऐड किया तो 2 होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं। कंप्यूटर ऐसी गिनती नहीं पड़ता कि 1 1 2 होता। इसमें 0 0 को ऐड करेंगे 0 मिलेगा, 0 1 को ऐड करेंगे 1, 1 0 को ऐड करेंगे 1, और 1 1 को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? 10 मिलेगा। ये होती है द्विआधारी संख्या पद्धति का योग, होती है एडिशन ऑफ बाइनरी नंबर। अरे बोलिए तो समझ में आया? बाइनरी जो है द्विआधारी संख्या का योग समझ में आया? हाँ। फिर बता रहे हैं इसका मतलब है कि 1 1 2 होगा, 1 1 10 होगा। अरे बोलिए तो कोई रॉकेट साइंस नहीं, सिंपल सी चीज है 0 0 0 0 1 1 1 0 का ऐड 1 1 1 का ऐड 10। बोलो समझ में आया? अब हम पढ़ेंगे क्या, एक जो है बुलियन व्यंजक। क्या पढ़ेंगे? हाँ, बुलियन व्यंजक पढ़ेंगे। बुलियन एक्सप्रेशन बोलते हैं। बोलिए तो पढ़ेंगे बुलियन व्यंजक। जो बुलियन व्यंजक है, ये बुलियन नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने ही जो है एक व्यंजक किया, सॉरी बुलियन बीजगणित आप कह दीजिए। क्या? बुलियन बीजगणित, बीजगणित। अरे बोलिए बुलियन अलजेब्रा, बुलियन अलजेब्रा। तो बुलियन बीजगणित क्या होता है? तो एक बुलियन नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक बीजगणित की खोज की थी, जिससे जो है हम क्या बोलते हैं? बुलियन बीजगणित बोलते हैं। तो बुलियन बीजगणित की खोज किसने की थी? एक वैज्ञानिक थे। अरे बोलिए इंग्लैंड के वैज्ञानिक। कहाँ के? इंग्लैंड के। हाँ, इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे। कहाँ के थे? इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे। क्या? बुलियन। जॉर्ज बुली का नाम था, जॉर्ज बुली। हाँ, बुली है ना तो मूली को हो। अरे बोलिए तो इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक थे क्या? जॉर्ज बुली। तो इंग्लैंड के वैज्ञानिक जॉर्ज बुली ने एक विशेष बीजगणित का आविष्कार किया, जिसे उन्हीं के नाम पर उस बीजगणित का नाम क्या रख दिया गया? बुलियन बीजगणित। तो बुलियन बीजगणित की खोज जो है बुलियन नामक जॉर्ज बुली नामक वैज्ञानिक ने की थी। तो इन्हीं के नाम पर ही इस बीजगणित का नाम क्या रख दिया गया? बुलियन बीजगणित रख दिया गया। अरे बोलिए इस बीजगणित की खासियत क्या होती है? इस बीजगणित में केवल दो, कितने? दो तर्क संगत कथनों पर विचार किया जाता है। किस पर? दो तर्क संगत कथनों पर विचार किया जाता है। तो बुलियन बीजगणित में क्या होता है कि कितने तर्क संगत? दो तर्क संगत कथनों पर विचार किया जाता है। अरे बोलिए तो आइए देखिए तर्क संगत कथन क्या होते हैं। अरे बोलिए बात अभी यहाँ एग्जाम्पल लिखेंगे तो चीजें आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो बुलियन बीजगणित में क्या बोलेंगे, क्या लिखेंगे? बोलेंगे क्या? इंग्लैंड के वैज्ञानिक प्रोफेसर जॉर्ज बुली ने एक विशेष बीजगणित का आविष्कार किया, जिसे उन्हीं के नाम पर बुलियन बीजगणित कहते हैं। इस बीजगणित में कितने? दो तर्क संगत कथनों पर विचार किया जाता है। तो कहीं मतलब क्या है दो तर्क संगत कथनों का कहने का? कहीं देखिए अभी समझ में आ जाएगा। तो एग्जाम्पल पहला लेते हैं, पप्पू पास हो गया। पप्पू पास हो गया या वाई मतलब या फेल, या फेल। पहला कथन है पप्पू पास हो गया या फेल, ये पहला सेंटेंस है। दूसरा क्या है? बल्ब, नाम तो सुना होगा। बल्ब ऑन है या ऑफ, या ऑफ। अरे बोलिए तो पहला है पप्पू पास हो गया या फेल, दूसरा बल्ब ऑन है या ऑफ। तीसरा क्या है? एक गाना आया था, बेबी को बेस पसंद है। क्यों? बेबी को बेस पसंद है या नहीं, है या नहीं। तो बुलियन बीजगणित में क्या केवल दो तर्क संगत कथनों पर विचार किया जाएगा। तर्क संगत कहने का मतलब क्या हुआ? जैसे पहला एग्जाम्पल है पप्पू पास हो गया या फेल,
तो पप्पू पास हो गया, अगर पप्पू पास हो गया है तो क्या वो फेल होगा? नहीं होगा। और अगर पप्पू फेल हो गया है तो क्या वो पास होगा? तो केवल कितने कथन में विचार हो रहा? दो। या तो पास होने की बात हो रही है या तो फेल होने की, और कोई तीसरा कथन है? नहीं है। इसमें देखिए बल्ब ऑन है या ऑफ। अगर बल्ब ऑन है तो बल्ब ऑफ नहीं होगा, और अगर बल्ब ऑफ है तो क्या वो ऑन होगा उस समय? नहीं होगा। तो इस सेंटेंस में भी केवल दो कथन पर, एक तो बल्ब के ऑन होने की बात हो रही है और दूसरा कथन क्या है? बल्ब के ऑफ होने की बात हो रही है। ऐसे यहाँ पप्पू के पास होने की बात हो रही है या फिर पप्पू के क्या फेल होने की बात हो रही है। यहाँ देखिए बेबी को बेस पसंद है, या तो बेबी को बेस पसंद है या फिर बेबी को बेस नहीं पसंद है। तो इसमें भी कितने कथन पर? केवल दो कथन पर। अगर बेबी को बेस पसंद है तो नहीं वर्ड आएगा नहीं, और या फिर अगर बेबी को बेस नहीं पसंद है तो पसंद वाला कोई वर्ड आएगा ही नहीं। बोलिए, तो इसमें बेबी को बेस पसंद है, या तो उसके बेस को पसंद होने की बात कही जा रही है या फिर नहीं। तो आप इसमें दो तर्क संगत कथन में एक पॉजिटिविटी को दिखाता है, दूसरा निगेटिविटी को दिखाता है। पॉजिटिविटी को जो दिखाएगा उसके लिए 1 यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? 1। और जो निगेटिविटी को दिखाएगा उसके लिए 0। तो पप्पू पास हो गया, खुशी की बात है, अरे बोलिए, तो इसके लिए 1 हो जाएगा। अगर फेल हो गया तो दुख की बात है, तो क्या लिख देंगे? 0 लिख देंगे। बल्ब ऑन है, अच्छी बात है, अरे बोलिए, तो क्या वर्ड 1 यूज होगा। और अगर बल्ब ऑफ है तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बेबी को बेस पसंद है अच्छी बात है, अरे बोलिए, तो उसके लिए क्या? 1। और नहीं पसंद है तो उसके लिए 0। समझ पा रहे हैं? तो इस पूरे सेंटेंस में जो बुलियन बीजगणित दिए थे जॉर्ज बुली ने, उन्होंने बताया कितने तर्कसंगत? 2 तर्कसंगत कथनों विचार करते हैं, जो कि आपके सामने है। अगर पप्पू पास है तो फेल होने की कोई बात ही नहीं, अरे बोलिए, अगर बलवान है तो ऑफ होने की कोई बात ही नहीं, अगर बेबी को बेस पसंद है तो नहीं वर्ड कोई आएगा ही नहीं। तो अगर जो पॉजिटिविटी को दिखाएगा उसके लिए 1 वर्ड, और जो निगेटिविटी को उसके लिए 0। तो अगर पप्पू पास हो गया, पास हो रहा, अच्छी बात है, 1। फेल हो गया है, खराब बात है, तो 0। बलवान है, अच्छी बात है, लाइट है, प्रकाश है, तो 1। ऑफ है, अरे बोलिए, तो 0। बेबी को बेस पसंद है, अच्छी बात है, 1। नहीं है तो 0। अरे बोलिए, तो ये नोट कर लेंगे भाई आप लोग, नोट हो जाएगा। एक और देख लेते हैं, जैसे देखिए भाई, कह रहे हैं जो कोई दिल पर मत लेना इसे, तो दिल पर ले लो। जैसे लिखिए क्या? मुझे, MUJ, मुझे आपसे, किससे? आपसे। हाँ, मुझे आपसे मोहब्बत है या नहीं? अरे बोलिए, तो इसमें भी कितने, जैसे मैंने कहा मुझे आपसे क्या मोहब्बत है या नहीं। अगर मुझे आपसे मोहब्बत है, अच्छी बात है, नहीं है, खराब बात है, अरे बोलिए, क्योंकि मोहब्बत है भाई, अच्छी बात है। तो अगर मोहब्बत है, पॉजिटिविटी को दिखाएगा, 1 हो जाएगा, नहीं है तो क्या दिखाएगा? 0 को दिखाएगा। तो ऐसे आप कई सारे एग्जाम्पल खुद भी ले सकते हैं, जो पॉजिटिविटी को, जो आपको अच्छा लगे, यानी जो पॉजिटिविटी को दिखाए उसके लिए 1 वर्ड, एक यूज करेंगे, 1 यूज करेंगे, और जो निगेटिविटी को दिखाएगा उसके लिए कितना? 0। तो ये सब था क्या? बुलियन व्यंजक, सॉरी, बुलियन बीज गणित था। बोलिए, समझ में आए भाई? समझ में आया? नोट कर लेंगे, मिटा दें। चलिए, अब आगे हम पढ़ते हैं क्या? बुलियन चर। क्या पढ़ते हैं? बुलियन चर। अरे बोलिए, चलिए अब आगे देख रहे हैं बुलियन व्यंजक, इसे बोलते हैं बुलियन एक्सप्रेशन। बुलियन एक्सप्रेशन, अरे बोलिए, तो क्या होता है बुलियन व्यंजक? तो बोलेंगे ऐसा व्यंजक जो बुलियन चरों के एक ऐसे संयोग मतलब ऐड, अरे बोलिए, तो ऐसा व्यंजक जो बुलियन चरों के एक ऐसे संयोग को प्रदर्शित करता है जिससे कि एक नया बुलियन चर प्राप्त होता है, बुलियन व्यंजक कहलाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ए में बी को ऐड कर दिया तो मिल गया वाई। क्या मिल गया? वाई। तो ये एक बुलियन चर है और ये एक बुलियन चर है, अरे बोलिए, इसको क्या कर दिए? ऐड कर दिए, तो एक तीसरा नया चर मिल गया आपको, अरे बोलिए। जैसे ए एक बुलियन चर है, बी भी एक बुलियन चर है, अब इसका क्या कर दिए? गुणा कर दिए,
तो एक नया बुलियन चर मिल गया, क्या y मिल गया। अरे बोलिए, तो बुलियन व्यंजक क्या बोलेंगे, ऐसा व्यंजक, अरे बोलिए, ऐसा व्यंजक जो कि बुलियन चरों के योग करने पर एक नया बुलियन चर प्राप्त होता है, उसी को क्या बोलते हैं, बुलियन व्यंजक बोलते हैं। अरे बोलिए, क्या बोलते हैं, बुलियन व्यंजक। से a में b को ऐड किया तो एक नया मिल गया, क्या y। a में b का गुणा किया, मिल गया, क्या y, बुलियन चर। तो ये कहलाता है बुलियन व्यंजक कहलाता है। तो इसे पढ़ा जाता है a प्लस बी इक्वल टू वाई, इसे कभी नहीं पढ़ते हैं ऐसा। a इंटू बी इक्वल वाई, इसे ऐसा कभी नहीं पढ़ते हैं। इसे जो पढ़ा जाता है, पढ़ने का जो इसका तरीका होता है, इसे पढ़ते a और ओ आर मतलब आर। ए प्लस को पढ़ते आर, क्या पढ़ते हैं, आर। तो ए आर क्या हो गया, बी। बराबर को क्या बोलते हैं, इक्वल्स, क्या पढ़ते हैं, इक्वल्स। ये क्या वाई है ना, वाई। तो प्लस को क्या पढ़ेंगे, आर। तो हो जाएगा ए आर बी इक्वल्स वाई। इसे क्या पढ़ेंगे, ए इंटू को पढ़ते हैं एंड, क्या पढ़ते हैं, ए। तो ए हो गया, इंटू को क्या पढ़ते हैं, एंड। तो हो जाएगा ए एंड, कैपिटल एम रहेगा, ए एंड डी, ए एंड बी। बराबर क्या पढ़ते हैं, इक्वल्स वाई, क्या पढ़ते हैं, वाई। तो प्लस को प्लस नहीं पढ़ते हैं आर। इंटू को इंटू नहीं पढ़ते, क्या पढ़ते हैं, एंड। तो हो जाएगा ये ए आर बी इक्वल्स वाई। इसे पढ़ेंगे ए डॉट को क्या पढ़ेंगे, एंड। तो ए एंड बी इक्वल्स वाई, है ना। बोलिए, तो बुलियन व्यंजक की परिभाषा क्या बोलेंगे, ऐसा व्यंजक जो बुलियन चरों के एक ऐसे संयोग को प्रदर्शित करता है जिससे कि एक नया बुलियन चर प्राप्त होता है, बुलियन व्यंजक कहलाता है। जैसे ए आर बी इक्वल्स वाई, ए एंड बी इक्वल्स वाई। अरे बोलिए, इतना समझ पाए भाई, डेफिनेशन ले जाएंगे ना। चलिए, अब अगला क्या है, लॉजिक गेट। क्या है, लॉजिक गेट। चैप्टर बहुत अच्छा है, पढ़ने में बहुत मजा आएगा। अरे बोलिए, लॉजिक गेट। अभी तो ये जान लीजिए थोड़ा डिफिनेशंस हैं। अरे बोलिए, आगे चैप्टर इतना मजा कि जुबान पर चैप्टर रटवा देंगे, ठीक है, मजा आएगा। तो अब लॉजिक गेट जो हम लोग कल पढ़ेंगे, कल की क्लास में लॉजिक गेट देखा जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अरे बोलिए, पढ़ने में फिर बता रहे हैं, पढ़ने में बहुत मजा आएगा, चैप्टर बहुत अच्छे हैं। अरे बोलिए, तो ठीक है, कल फिर मिलते हैं, ओके।